हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। देखो, इनऑर्गेनिक में तुमको 2 चैप्टर था अभी टर्म 2 के लिए। ये सिलेबस डिस्कशन जब अभी किए तो तुमको बताएं। एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले बात कर रहे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। चैप्टर पहले के कंपैरिजन में, पहले मतलब कोविड आने के पहले के केस से ये चैप्टर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया सीबीएसई, क्योंकि 2 कंपाउंड जो डी ब्लॉक में पढ़ना था, KMnO4 और K2Cr2O7, वो दोनों कंपाउंड अभी तुमको हटा दिया गया। तो उससे हुआ ये कि रिएक्शन वाला जितना पार्ट था वो सब हट गया और ये चैप्टर एक तरह से कह सकते हो कि पूरा रीजनिंग बेस्ड चैप्टर तुम्हारा बन गया। हेडिंग हम भले लिख दिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन जो सबसे पहले अभी बात करेंगे वो बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। जब वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। हम तुमको पहले ही बताएं कि अगर चीजों को बहुत सिलसिलेवार से सुनोगे, ध्यान थोड़ा सा दोगे और बीच बीच में जो हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा गैप लोगे और गैप करके जो है अब जो भी चीज अभी तुमको बात करेंगे उसको तुम बीच बीच में थोड़ा सा अपने आप को पॉज करोगे और उसके बाद उसको रिकॉल करोगे तो तुमको सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्योंकि हम हेडिंग लिखे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पहला सवाल कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते किसको है। ये आप 11 में पढ़े हैं और उससे पहले आप 9-10 में भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था। हालांकि 9-10 में बहुत बात नहीं समझ में आता होगा, लेकिन 11 क्लास में तुम ये पढ़े हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। हम सबका सारे चीज का एग्जाम्पल बोलेंगे, बस ध्यान ये रखना है कि तुम सुन पाओ सारे चीज को और जहां तुमको दिक्कत लगे अपने आप को आपको वहीं पर रोक देना है और फिर से पिछला वाला जो है अपने दिमाग में एक बार डालने का कोशिश करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल्स में जाता है तो वैसे एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते, पी में जाता तो पी ब्लॉक। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट है, एक है कैल्शियम जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और एक मान लो मेरे पास है फॉस्फोरस। एक दूसरा एलिमेंट है मान लो मेरे पास टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका एटॉमिक नंबर 22। एटॉमिक नंबर तुमको पहले से ही बोले हैं, पूरे केमिस्ट्री में तुमको दिक्कत नहीं होगा अगर तुम एक आध कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, कुछ खास जो इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा अगर आप 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 30 तक आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, हम कंडेंस्ड फॉर्म में ही लिख रहे हैं तो लिखते हो आर्गन, तुम्हारी मर्जी, तुम पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो 1s2 2s2 4s2 एंड देन 3d नहीं आता, यहाँ ये नहीं आता। क्यों? आर्गन 18 होता है नोबल गैस, उसके बाद 4s2 20 हो गया। तो क्योंकि लास्ट में देखो जो सबशेल आया यानी सबशेल का ऑर्बिटल होगा तो यहाँ s आया, यानी कैल्शियम डी ब्लॉक नहीं है, कैल्शियम s ब्लॉक है। ठीक वैसे ही अगर फास्फोरस को बात करते तो लास्ट में P आता, अगर इसको लिखोगे तो लास्ट में आएगा 3p3, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर टाइटेनियम लिखोगे तो ये आएगा आर्गन 4s2, ये हो गया 20, 18 और 2, उसके बाद 3d आएगा 4s के बाद और उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो d है, इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। तो पहले अपने दिमाग में तुम ये डालो कि तुम ये समझ गए हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाता है, डी सबशेल यानी डी ऑर्बिटल्स में जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट, अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो डी ब्लॉक तुमको लेफ्ट हैंड साइड में, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में आपका एस ब्लॉक आता था, एकदम एक्सट्रीम राइट में आपका पी ब्लॉक आता था और बीच में आपका आता था डी ब्लॉक्स। अब क्योंकि S का कैपेसिटी ही होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी S में 2 ही कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, S1 और S2, इसके अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन S में नहीं हो सकता। S1 मतलब हो गया ग्रुप 1,
S2 मतलब हो गया ग्रुप 2, उसके बाद D शुरू होता है। यानी अगर कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट हम क्या बोले, ग्रुप 3 से ग्रुप 12, क्योंकि D1 से D10 आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो D1 वाला ग्रुप 3, उसके बाद अगर आप 10 ऐड करते हैं तो ग्रुप 12 तक आप पहुंच पाएंगे। उसके बाद जैसा कि अभी तुमको हम बोले हैं कि ये जो डी ब्लॉक आप दिखा रहे हैं वो किसके किसके बीच में दिखाते हैं। पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में है एस ब्लॉक और एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट, और इस दोनों के बीच में डी ब्लॉक है। क्योंकि जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़े हो तो इस बात को सब लोग समझे हो कि पीरियोडिक टेबल को जो डिजाइन किया गया है वो कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस पर डिजाइन किया गया है, और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हो सकता है हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड के अलोंग बात करते हैं या टॉप टू बॉटम जब ग्रुप के अलोंग बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा होता है जो जनरल ट्रेंड में इंक्रीज करता है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है जो जनरल ट्रेंड में डिक्रीज करता है। अब प्रॉपर्टी चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, मतलब अगर आप अलोंग पीरियड बात करते हैं किसी भी पीरियड में, तो प्रॉपर्टी चाहे सिर्फ इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, इस तरफ लेफ्ट साइड में इंक्रीज करे राइट साइड में डिक्रीज करे, लेकिन डी ब्लॉक जो है वो क्योंकि एस और पी के बीच में आता है तो प्रॉपर्टीज भी जो है इस दोनों के बीच का आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम बात करें, हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, या हम लोग कहते हैं लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। एस ब्लॉक हाईली आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, पी ब्लॉक कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। तो डी ब्लॉक क्योंकि दोनों के बीच में है, अगर हम इस तरफ कह रहे हैं कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो जाहिर है डी ब्लॉक में आयनिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से कम होना चाहिए लेकिन पी से ज्यादा होना चाहिए। वैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हम कहेंगे इंक्रीजेस तो एस से डी में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब चीज अभी जब एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे ना तो तुमको बात समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम एक आध जो बिगनिंग में आपको पॉइंट्स जानना चाहिए उसके लिए बोल रहे हैं, फिर से उसको रिपीट करेंगे तो तुमको सारी बातें समझ में आएगी। इसीलिए डी ब्लॉक मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि डी ब्लॉक वो जगह है जहां पर प्रॉपर्टी यहां से दूसरे फॉर्म में स्विच हो जाता है, यहाँ पी में आते आते, और ये वो बीच में पड़ता है। तो क्योंकि ट्रांजिशन वर्ड का जो मतलब है वो मतलब वही होता है चेंज होना, बीच में कुछ जहां पर आप जिस जगह पर जाकर के चेंज हो जाए कोई चीज, तो इसीलिए डी ब्लॉक का एक नाम ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं। अभी फिलहाल हम एलिमेंट बोल रहे हैं, मेटल नहीं कह रहे, आते हैं मेटल पे भी, कि इसका एक नाम ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। चीजों को बस तुम ध्यान से समझते जाओ कि हम तुमको पहले ही बताएं कि ये चैप्टर बहुत अच्छा इसलिए है, न्यूमेरिकल का कोई झंझट नहीं, बहुत लेंदी नहीं, और पहले तो रिएक्शन का कुछ था भी तामझाम, अभी तो वो भी नहीं क्योंकि दोनों कंपाउंड ही आपका हट गया डी ब्लॉक वाला। तो चैप्टर को आप एक तरह से रीजनिंग बेस्ड चैप्टर समझ सकते हैं कि आपको सारा जो भी पॉइंट हम यहाँ मेंशन करेंगे उसके बाहर कुछ होना भी नहीं है, लेकिन जितना पॉइंट यहाँ मेंशन कर रहे हैं आपको उस सारे पॉइंट का रीजनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए, तुमको ये बात अपने दिमाग में रखना है। तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के पीछे का एक कारण हम तुमको क्या बोले, क्योंकि ये एस और पी के बीच में था, प्रॉपर्टीज जो है वो लाई बिटवीन एस एंड पी। एक दूसरा भी बात करेंगे यहाँ पर, इसीलिए इसको मार्क करके छोड़ रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा अब आओ कॉन्फ़िगरेशन समझ लो, तो हम एलिमेंट वर्ड को वहां रिप्लेस करके वहां पे मेटल मेंशन कर देंगे। देखो जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यानी आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे कहते थे, जब अब वो बिल्डिंग लिखते थे तो क्या कहते हो, 1s, सेकेंड सेल में s भी होता है p भी होता है, थर्ड में s भी होता है p भी होता है d भी होता है, फोर्थ में आते हो s भी होता है p भी होता है d भी होता है और f भी होता है, और उसके बाद 5 6 हम अभी उतना नहीं जा रहे क्योंकि हमको d से कंसर्न है अभी, और d आ चुका तो इसीलिए हम उधर नहीं जा रहे। क्या कहते हो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, ये भर गया, उसके बाद 2s में, देन 2p, देन 3s,
देन 3p, देन 4s। पहले 4s फील्ड होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन होगा 3d में। और हम तुमको क्या बोले, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, 1d होता नहीं, 2d होता नहीं, d स्टार्ट होता है कहां से, थर्ड से। और 3d में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब पहले 4s फील्ड हो जाएगा, यानी आउटर मोस्ट सेल 4 होगा। उसके बाद आउटर मोस्ट सेल का एक नाम होता है अल्टीमेट सेल। ये सब याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में अल्टीमेट सेल कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो समझ में ही नहीं आएगा अल्टीमेट सेल किसको बोलते हैं, तो कहां से आंसर कर पाओगे। और अल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम लोग एन से लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो देखो कि पहले आउटर मोस्ट सेल का एस सब सेल फिल्ड होगा, उसके बाद एक अंदर वाला डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर इसको हम n लिख रहे हैं तो 3 को हमको क्या लिखना चाहिए, n-1। अगर ये मेरा चौथा सेल है, मेरी बात समझो ध्यान से, कि ये चौथा सेल है तो पहले इसके s सब शेल में इलेक्ट्रॉन भर गया, उसके बाद थर्ड सेल के d सब शेल में आया। बनाएंगे ये वाला जो डायग्राम है, इसको फिर से बनाएंगे जब हम तुमको स्क्रीनिंग सिखाएंगे, शील्डिंग बताएंगे उस समय। तो ये अल्टीमेट सेल हो गया, उसके एक अंदर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट यानी n-1 बैलेंस सेल से एक अंदर वाला सेल, पेनल्टीमेट सेल। तो डी सब शेल जो है वो पेनल्टीमेट सेल का है, अल्टीमेट सेल का नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट में पहले अल्टीमेट सेल में जो एस सब शेल है वो भरा, उसके बाद उसके एक अंदर वाला का डी भरा। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना, यानी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कह रहे हैं, तो पहले आपको NS2 लाना पड़ेगा, उसके बाद आप n- यहां तक रुके तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं। डी ब्लॉक के लिए तो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए कम से कम एक, तो n-1 d1। और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक जा सकता है। अगर यहां से ध्यान दोगे तो आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो तुमको समझ में आता है डी ब्लॉक के लिए, वो तुमको समझ में आता है। अभी होगा ये कि नहीं वो बाद में बात करेंगे, पहले तुम जो यहाँ से समझे अबव बिल्डिंग से एनर्जी लेवल को देखते हुए, तो तुमको ये समझ में आया कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जो आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो नोबल गैस के बाद, पहले तो कोई नोबल गैस होगा, उसके बाद जो NH2 होना चाहिए, और n-1 में डी उसका फिल होगा 1 से लेके 10 तक, कहीं पर भी होगा तो हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। 1 भी होगा तो भी, और 10 के बाद हो नहीं सकता क्योंकि डी का मैक्सिमम कैपेसिटी ही 10 का है। लेकिन अब तुमको हम कुछ याद करवाएंगे जो तुम 11 क्लास में पढ़े थे। तुम याद करो, तुम 11 क्लास में एक चीज पढ़े थे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। और उसमें तुमको ध्यान होगा कि जब जब यहाँ पर D4 होता था, याद करो, या यहाँ D9 होता था, यस, तो तुम यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा देते थे और इस 4 को हाफ फील्ड कर देते थे, यानी D5 कर देते थे, और इससे एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते थे, यानी ये क्या बना देते थे आप, 1 बना। D4 टू D5 वाला केस तुमको याद होगा, ये क्रोमियम में हम लोग करते थे। D9 को D10 हम लोग करते थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम करते थे, जैसे कॉपर में, जैसे सिल्वर में। तो जब तुम इसको अच्छे से देखोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगा, यानी हाफ फील्ड फुल फील्ड का जब आप एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आप कंसीडर करेंगे कि हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, यानी आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन को जब ध्यान देंगे तो तुमको समझ में आएगा कि हमेशा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। जब हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो कभी कभी यहाँ पर 1 होता है। तो इस वजह से तुमको जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो लोग लिखते हैं वो लिखते हैं NS1 और 2, n-1, D1 to 10। ये चीज तुमको लगेगा कि हाँ ये ज्यादा सही है, क्योंकि किसी किसी जगह पर एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता था और उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डी ऑर्बिटल में चला जाता था, जैसा कि हम ऊपर में एग्जांपल बताएं। लेकिन कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जहां पर ये S 0 हो जाता है
और यहाँ पर जा करके 10 इसको कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पैलेडियम, इसको याद रखना, बस ज्यादा इस पे ऐसा नहीं है कि बहुत तुमको स्ट्रेस ले लेना है, लेकिन आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ पैलेडियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट आते हैं, सीरीज अभी बताएंगे। बस केवल एक ध्यान रखना कि पैलेडियम के केस में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 5s0 एंड 4d10। पैलेडियम होता किसके नीचे है? तो निकल के नीचे। निकल अगर देखोगे तो निकल के नीचे आता है पैलेडियम और उसके ठीक नीचे आता है प्लैटिनम। ठीक है, तो अगर बात करोगे एटॉमिक नंबर के लिए तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है, उस केस में ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो इसी वजह से कभी कभी अगर मान लो हमको कोई ऐसा स्कोप देता कि ये देता ही नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव में अगर चूज करना है कि करेक्ट आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, और ये मान लो हमको नहीं मिलता है और हमको इसके जगह पर मिलता है NS022, तो ऐसा नहीं है कि हम समझ जाएंगे कि वो गलत लिखा हुआ है। ये 0 क्यों लिखा हुआ है अब तुमको समझ में आ रहा है, ये पैलेडियम को कंसीडर करके ऐसा लिख दिया गया। ठीक है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा आप 2 ही लिख रहे हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को लेकर के आप 1 लिख रहे हैं। तो हम अभी यहाँ एलिमेंट को जो है तुमको हमेशा देखने को मिलेगा लिखा हुआ ट्रांजिशन मेटल। एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यों हम लोग यहाँ कह रहे हैं ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, यानी ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मेटल या नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करना आउटर मोस्ट सेल के वैलेंस, मतलब जिसको तुम वैलेंस सेल कहते हो, उसके इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। और अगर ध्यान से यहाँ देखोगे तो आउटर मोस्ट सेल ये नहीं है, ये तो हम क्या बताएं, इसका नाम क्या है? पेनल्टीमेट सेल, एक अंदर वाला। वैलेंस सेल तो ये है, और वैलेंस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 2, और हम लोग क्या बोलते हैं 1 और 2 जिसके पास है वो एलिमेंट मेटल होगा। सो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल के केस में अगर बात करें तो मेटल क्यों कह रहे हैं ये अब सबको समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज वैलेंस सेल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक पैलेडियम एक्सेप्शन था जिसमें S में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अदरवाइज S सब शेल में जो अल्टीमेट सेल है उसके S सब शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में जाता था, और याद करो d सब शेल में 5 ऑर्बिटल है। अगर हम कहते हैं कि आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन D1 से D10 तक कुछ भी हो सकता है, तो मान लो D1 है अगर, तो D1 मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, D2 मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। ध्यान देना, D1 मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D4 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D6 भी लिख रहे हैं तो 6 अगर D में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं आया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। D7 लिख रहे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D8 भी लिख रहे हैं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D9 भी लिख रहे हैं तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये कि जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो D1 से लेकर के D9 तक का अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है, इन दैट केस कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन D1 से D9 तक के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कब नहीं होगा, जब आप D10 लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप D10 यहाँ पे लिख देंगे तो D10 मतलब देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सवाल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से होगा क्या? बहुत सारा प्रॉपर्टी ऐसा है जिसके बेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। जैसे एक एग्जांपल के लिए क्या बोलते हो कि जिस भी चीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। हम लोग कहते हैं कि जो स्पेसिस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? सराउंडिंग में अगर मैग्नेटिक फील्ड रख दोगे, कहीं एक बड़ा नॉर्थ साउथ पोल कंटेनिंग एक बड़ा मैग्नेट अगर आप रख देंगे
तो वो भी एक टाइनी मैग्नेटिक पोल के जैसा बिहेवियर शो करेगा, एटम अगर है तो, और पूरा एलिमेंट अगर है तो वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, यानी खुद को उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल मतलब अट्रैक्ट हो रहा है और एंटी पैरेलल मतलब रिपेल हो रहा, दूर जा रहा, मैग्नेटिज्म वो शो करेगा। फिर आगे ये भी बताएंगे कि कलर भी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल है, और भी बहुत सारा चीज आगे बताएंगे प्रॉपर्टीज। यानी तुमको ये समझना है कि ट्रांजिशन मेटल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी को। ट्रांजिशन मेटल जो कि वहीं पर मिलेगा, ट्रांजिशन मेटल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दैट केस आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल अगर कोई कहे तो वो कुछ खास तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ना, ऐसे लगता होगा कि इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं किसी दूसरे चीज से यहाँ रिलेट करना है, इसलिए इसको लिख रहे हैं कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिशन मेटल बोलते किसको है, तो आप सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि डी ब्लॉक मेटल क्यों कहते हैं क्योंकि वो एस और पी के बीच में होता है, बल्कि आप ये भी कहेंगे कि ट्रांजिशन मेटल होने का एक मतलब और है। अगर कोई ट्रांजिशन मेटल है तो ठीक है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा, ठीक है कि वो एस और पी के इंटरमीडिएट का प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन साथ ही साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगा। अब देखो, अगर हम कह रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो क्या बोले हम, वो प्रॉपर्टी वो किसके वजह से शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर सवाल है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो केवल D1 से D9 में है, D10 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी जिसका D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तो वो कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाएगा। जवाब है बिल्कुल नहीं शो कर पाएगा। तो तब क्या हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, है तो वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट, वो भी एस और पी के बीच में है। तो जवाब ये है कि जहां पर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन या मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D10 आ जाता है, क्योंकि वो उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो नहीं शो कर पाएगा, इसीलिए उसको ट्रांजिशन बोलना ट्रूली सही नहीं होगा। अब ट्रूली सही नहीं होगा तो उसके ग्रामर पे मत चले जाना, कहने का मतलब ये कि उसको आप ट्रूली ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकते। वो ट्रांजिशन मेटल बोलना भी आपकी मजबूरी है कि भाई ये ट्रांजिशन वर्ड तो आपको यूज करना होगा, क्योंकि वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। D10 हुआ तो क्या हुआ, है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ही में गया है, एस और पी के बीच में तो है। लेकिन हम क्या बोले कि ट्रांजिशन वर्ड का मतलब केवल एस और पी के बीच का कैरेक्टरिस्टिक शो करना नहीं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करना नहीं, बल्कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से कुछ खास तरह का प्रॉपर्टी शो करना भी। तो D10 वाला वो नहीं शो कर पाता, यानी ट्रांजिशन होते हुए भी ये एक तरह से कहो तो फॉल्स हो गया, ये ट्रूली ट्रांजिशन मेटल के जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा। इसीलिए जिसका कॉन्फ़िगरेशन D10 आ रहा है वैसे डी ब्लॉक मेटल्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। नाम को एक बार रिपीट कर लो, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, सो फॉल्स ट्रांजिशन मेटल। अब डी ब्लॉक है तो ट्रांजिशन तो बोलना ही पड़ेगा, एस और पी के बीच में, लेकिन प्रॉपर्टी उसका नहीं शो कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं फॉल्स ट्रांजिशन मेटल। जैसे तुम याद करो, हम लोग जब सुपर कूल्ड लिक्विड के लिए बात करते हैं तो क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक आ गया तो अब सॉलिड तो बोलना पड़ रहा है, लेकिन वो ट्रू सॉलिड का प्रॉपर्टी शो नहीं करता था, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, याद है, अमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड। याद है, टर्म 1 में इस बार क्वेश्चन भी था। देखो, थोड़ी देर पहले हम तुमको क्या बोले थे कि 1D नहीं होता, 2D भी नहीं होता, D स्टार्ट होता है थर्ड से, मतलब 3D पॉसिबल है, उसके पहले 1D 2D नहीं पॉसिबल है।
जब 3D पॉसिबल है, और अभी तुम ये जाने कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये वाला जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो अल्टीमेट शेल का d ऑर्बिटल नहीं होता, पेनल्टीमेट शेल का होता है। उसके पहले अल्टीमेट यानी आउटर मोस्ट शेल का s पहले भरता है, तब इलेक्ट्रॉन d में जाता है। तो ये अगर 3D हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है 3D वाला फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, यानी उसका आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल होगा। जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही पीरियड का नंबर होता है। तो फोर्थ पीरियड से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट किस पीरियड से स्टार्ट होता है, तो याद रखिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक स्टार्ट ही होगा फोर्थ पीरियड से। ठीक है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि क्योंकि आपको ये मालूम है कि मैक्सिमम नंबर जो शेल अभी तक हम लोग बात करते हैं वो हम लोग 7 तक बात करते हैं। तो अगर हम n के जगह पर 7 रखेंगे तो n-1 मेरा हो जाएगा 6, यानी मैक्सिमम आप 6D तक पहुंच सकते हैं। तो 3D हो सकता है, 4D हो सकता है, 5D हो सकता है और 6D हो सकता है। यानी अगर कोई तुमसे पूछे कि ट्रांजिशन सीरीज कितना होता है, तो आप कहेंगे ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 4 होता है। कौन कौन सा? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। पहले हम लोग कहते थे 6D सीरीज इज इनकम्प्लीट। 2011 में जब हम लोग 118 तक पहुंच गए तो अब हम लोग कहते हैं नो, 6D सीरीज इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इनफैक्ट 7th पीरियड इज कंप्लीटेड। अब हम लोग नए पीरियोडिक टेबल के इंतजार में है कि कुछ आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पूरा 4 सीरीज है। और जब 4 सीरीज है तो तुमको देखो पहला और आखिरी मेंबर सारे सीरीज का तुमको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए वो भी बात करेंगे आगे धीरे धीरे। लेकिन सारा मेंबर आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यही 3D सीरीज, इसको कह रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसका सारा मेंबर तुमको पता होना चाहिए। क्योंकि जो तुमको जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करना है तुम्हारे सिलेबस में वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही डिस्कस करना है। तो इसके मेंबर को लर्न करवाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा तुम देख लो कि सारे सीरीज का पहला और आखिरी मेंबर कौन कौन सा है। तो देखो, याद रखना बहुत मुश्किल नहीं। अगर तुमको मैजिक नंबर याद है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 तो याद हो जाएगा। कैसे? 3D सीरीज जो है वो आपका स्टार्ट होता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्कैंडियम 21, क्योंकि अभी बार बार दिखाए हैं कैल्शियम में 20 होता है स्कैंडियम। और ये खत्म होता है 21 से, स्टार्ट करो 10 ही हो सकता है, D10 तक ही आप जाते हैं। स्कैंडियम इज D1, तो D10 जाते जाते 21 और वहां से 10 गिनो तो 30 आएगा। 30 होता है किसका? जिंक का। ये इसलिए भी लिख रहे हैं कि याद रखना कि स्कैंडियम में D1 होगा, अभी करके भी दिखाएंगे, और यहाँ पर D10 होगा। हम अभी D10 पे ही थे, सीरो ट्रांजिशन वाला केस, इसीलिए। 4D सीरीज जो है वो आपका यहाँ, ये आप थे 21 पे, अब 21 पे आप 18 ऐड करेंगे तो 21 और 18 39 हो गया। 39 इज फॉर यट्रीबियम, वाई। और 30 जिंक है, तो जिंक के जो नीचे एलिमेंट आएगा उसमें 18 जोड़ोगे तो 48 हो गया कैडमियम। यानी फर्स्ट मेंबर हो गया सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का यट्रीबियम, और लास्ट मेंबर हो गया कैडमियम। ठीक है, अभी फिलहाल जहां जहां जितना एलिमेंट जरूरत होगा ना हम खुद ही बोलेंगे, तो बहुत हवा बनाने का जरूरत नहीं है कि हमको पूरा पीरियोडिक टेबल रट्टा मार लेना है। ऐसा आपको नहीं, आप पढ़ रहे जान रहे, इट्स गुड, लेकिन ऐसा हवा नहीं उसको बना लेना है। नाउ 5D जो आपका सीरीज है, अब यहाँ पर आप जोड़ेंगे 32। ठीक है, तो जब 32 तुम इसमें ऐड करोगे तो तुम आ जाओगे 57 पे। इस पे अगर तुम 32 ऐड करोगे, ऐड करो, देखो तुम आ जाओगे लैंथेनम पे। और इसके नीचे कैडमियम के नीचे आप आ जाएंगे मरकरी पे, Hg 80। ये हो गया तुम्हारा 57। अच्छा, एक बात हमको और बताना था, यहाँ पर आपको कितना हम बोले, इस जगह पे आप 32 ऐड कर रहे हैं।
अब किसी को लगेगा कि यहाँ पे तो 32 ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो खाली 18 ही ऐड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं। इसके लैंथेनम के बाद ना 14 लैंथेनम के बाद शुरू होता है एफ। जब एफ में आएंगे तो पता चलेगा, उसके बाद एफ शुरू होता है, इसलिए यहाँ आप 32 ऐड कर रहे हैं। एफ मतलब 14 एलिमेंट, तो 18 और 14 32 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे अभी इसके बाद शुरू होता है, इसलिए इसमें जरूरत नहीं पड़ा हमको, ये 18 ही ऐड करोगे। 39 एंड 18 57 होगा। उसके बाद आप आ गए 6D सीरीज में, तो लैंथेनम के ठीक नीचे, क्योंकि अब एफ शुरू हो गया है, तो एफ शुरू हो जाना इसका मतलब है आप 32 आपको ऐड करना है। एक्टीनियम तो 57 में 32 अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बी 89। और मरकरी में अगर तुम ऐड करोगे 32 तो इट विल बी 112। एटॉमिक नंबर जब आपका 100 के बियॉन्ड आप चले जाते हैं तो याद करो IUPAC नेमिंग आप बात करते हैं अन बाह्य। लेकिन इस पे हम बहुत फोकस अभी करने वाले नहीं हैं, बल्कि इससे रिलेटेड हम कुछ बात भी नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बताए हैं एटॉमिक नंबर 83 के बाद, बिस्मथ के बाद का सारा एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है, और ये तो बिल्कुल 83 से ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी है, एक्टीनियम भी है। तो इस 60 सीरीज पे हम बहुत फोकस नहीं करेंगे, हम इतने को लेकर के ही बात करेंगे। अब तुम देखो, थोड़े देर पहले हम तुमको क्या बोले थे कि जो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट है, याद करो, जिसमें आप D10 ला रहे थे, ये क्योंकि D10 वाले के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम लोग उसको स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कह रहे थे। अब अगर तुम इस पे देखोगे तो तुम ये देखोगे कि हर एक सीरीज का जो आखिरी मेंबर होगा वो D10 पे ही तो होगा। यहाँ से D1 स्टार्ट करोगे, यहाँ पे D10 आ जाओगे। ये 3D10 है, ये 4D10 होगा, ये 5D10 होगा, और ये 6D10 होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, और उधर फिर हम अनबाह्यम के लिए भी बात कर रहे हैं, ये सब का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम ये लिखे या हम लिखे दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? तो हम बार बार कह रहे हैं D10 कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल। 1 से 9 मतलब पार्शियली, पूरा नहीं भरा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ कह रहे हैं फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल। इसके वजह से ये वो सब प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा जो कहीं ना कहीं बाकी का ट्रांजिशन मेटल शो करेगा, बिकॉज दे ऑल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस चार को छोड़ करके सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए हम लोग इस चारों को कहते हैं स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स। आपसे ये क्वेश्चन होता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी या तो सब देगा या कोई भी एक देगा और पूछेगा कि उसको स्यूडो ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, तो आपको यही चीज लिखना है कि बिकॉज दे हैव, आपके पास ऑप्शन है, आप तीनों में से कुछ भी लिखिए। दे हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल, दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक चीज हुआ। देखो यहां तक समझ गए ना कि हम लोग जिंक, कैडमियम, मरकरी को, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो कर रहा है, बाकी ट्रांजिशन मेटल के जैसा बिहेवियर नहीं शो कर पाएगा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। अब अगर तुम समझदार हो तो जब तुमको हम ट्रांजिशन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे तो जो चीज वहां हाँ कहेंगे तुम अपने आप अपने से ये समझना कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए वो ना बोल रहे हैं। जैसे अगर हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप खुद से समझ जाइए कि ये सब डायमैग्नेटिक बिहेवियर। वो कलर, तो खुद से समझ जाइए कि ये सब कलरलेस। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो खुद से समझना ये सब का लो मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि उस समय भी हम बोलेंगे। और रीजन, अगर ये जो भी चीज इसको बोले हैं कि ये कलरलेस है या व्हाइट सॉल्ट बनाता है या डायमैग्नेटिक, ये सब में अगर किसी भी चीज का रीजन हो कि क्या क्यों ऐसा होता है, तो भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस तीनों के स्यूडो बिहेवियर के लिए तो यही एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, D10 कॉन्फ़िगरेशन या फुलफिल d ऑर्बिटल्स, जिसके वजह से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो अच्छा लगे वो अपना लिख लेना उस समय। ये हो गया तुम्हारा। और MCQ वाले केस में तो जो मिलेगा वो लिखोगे, तीनों बात वही है तीनों।
अब फिर एक क्वेश्चन होता है इसी से रिलेटेड कि जब आप इतने समझदार हैं कि D10 कॉन्फ़िगरेशन वाला स्यूडो ट्रांजिशन मेटल होता है, तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसको भी आप स्यूडो ट्रांजिशन क्यों नहीं बोल देते? इसलिए ये क्वेश्चन पूछा, सवाल है ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि देखो कॉपर का ऐसे तो होना चाहिए था, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो होना चाहिए 29 है कॉपर, आर्गन 4s2 3d9, लेकिन हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर को कंसीडर करते हैं और हम लोग ये नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 4s1 3d10। वैसे ही सिल्वर लिखोगे तो आएगा 5s1 4d10 और गोल्ड लिखोगे तो आएगा 5d10। तो क्वेश्चन तुमको इसी के वजह से, जैसे जो अच्छे से समझ गया कि भाई D10 कॉन्फ़िगरेशन या फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल के वजह से हुआ क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो जिसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है वो सब नहीं दिखाया, उसको ये इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जो केवल रट्टा मार लिया D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले को स्यूडो ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, वो यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि तब क्वेश्चन हो रहा है कि यहाँ भी तो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको तो हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल ही कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन यही होगा कि वाई, इसको आप ट्रांजिशन मेटल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, दे ऑल्सो हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जो तुमको पहले ही बोले कि तुम बात को यहाँ अगर समझे हो कि D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटॉमिक स्टेट में नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल जिंक में नहीं है, ये जिंक के लिए अगर तुम बात करते हो, जिंक हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर 30, सो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इट विल बी आर्गन 4s2 3d10, एक जिंक को लिखते हैं तो बाकी सब समझ जाना, ये 3d है, ये 4d है, ये 5d है, 6d है। अब अगर जिंक एटॉमिक स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है, तो कंबाइंड स्टेट में वो आयन बनाएगा, और 11 क्लास से बताते आए हैं कि जिंक कैडमियम एक ही स्टेट शो करता है कंबाइंड स्टेट में, और वो है +2 स्टेट। तो जिंक +2 भी अगर लिखोगे, यानी जब ये कंबाइंड फॉर्म में भी जाएगा जिंक, तो भी देखो आउटर मोस्ट सेल है 4s, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो 3d10 ही रहेगा, यानी एटॉमिक स्टेट में भी इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, आयनिक स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जाहिर है ट्रांजिशन मेटल का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के केस में आते हैं, तो भले यहाँ D10 आपको दिख रहा है, लेकिन आपको साथ में तो ये भी दिख रहा है ना कि D10 के साथ साथ यहाँ S में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है। मान लो कोई कहेगा नहीं हम तो D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब रखते हैं, हम कहेंगे ठीक है, तो भी सबको मालूम है कि कॉपर जो है वो कॉपर +2 बनाता है, Cu2+ बनाता है, और Cu2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो एक हटाए यहाँ से 4s वाले से, और एक फिर हटाना पड़ेगा 3d वाले से, तो 3d9 आएगा, और 3d9 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। d9 अगर हम लिख रहे हैं, इट मीन्स अभी दिखाए थे कि d9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, ये हो गया, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे ही मान लो गोल्ड के लिए बात करते तो गोल्ड बनाता है U3+, 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 3d8 आएगा, अगेन इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो भले एटॉमिक स्टेट में अगर कोई ये कहे कि इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो आयनिक स्टेट में तो फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, पार्शियली फिल्ड है, यानी कभी ना कभी तो वो बिहेवियर शो कर रहा था, इसका मतलब है कि वो ट्रांजिशन मेटल ही है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है जिंक, कैडमियम, मरकरी स्यूडो ट्रांजिशन मेटल क्यों है, बिकॉज इन एटॉमिक एज वेल एज आयनिक स्टेट they have no unpaired electron, or they have fully filled d orbital, or they have D10 configuration, while copper, silver, gold are considered as transition metals because they have unpaired electron, or they have partially filled d orbital, partially filled matlab incompletely filled d orbital in ionic state, ionic state में तो है ही partially filled, so they are treated as transition metal. Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.